Hello students, welcome again. Today our new chapter is start, that is bill of exchange. What is bill of exchange? As we know, in modern days a very large number of business transaction has made on credit basis. Credit basis means उधार लेन देन. तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन अब हमें क्रेडिट बेस पे करने पड़ते हैं. अब जो सेलर होता है, जो क्रेडिट में सेल कर देता है, उसे एक डर बना रहता है कि मैंने जितना भी सेल किया है ऑन क्रेडिट, क्या मेरा पैसा टाइम पर मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा. हो सकता है कि परचेजर टाइम पर पैसा देने से मना कर दे. ठीक है, तो इससे बचने के लिए सेलर क्या करता है, परचेजर से रिटर्न अंडरटेकिंग ले लेता है. परचेजर की एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है. उस डॉक्यूमेंट में सेलर परचेजर का नाम, सेलर अपना नाम, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, पेमेंट किस डेट को की जाएगी, किस प्लेस पे की जाएगी, किसको की जाएगी, सेलर को या सेलर अपने जगह किसी और को भी पेमेंट के लिए रख सकता है कि इसे पेई बना दिया जाए. ठीक है, तो ये सारी शर्तें वो सेलर अपने एक डॉक्यूमेंट में लिख देता है और उस डॉक्यूमेंट को परचेजर के पास भेज देता है. अब परचेजर उन सभी चीज़ों को पढ़ता है और अपने सिग्नेचर कर देता है उस पर. सिग्नेचर का मतलब अपनी एक्सेप्टेंस वो दे रहा है कि ठीक है, मैं इस डेट को इस जगह पे इस व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ. अगर वो एग्री है तो अपने सिग्नेचर कर देता है उस डॉक्यूमेंट पे, और वो जो डॉक्यूमेंट है वापस किसे दे देता है, सेलर को. अब वापस वो डॉक्यूमेंट आफ्टर सिग्नेचर ऑफ द परचेजर सेलर के पास आ जाता है. अब जब सेलर के पास आ गया तो उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज. इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का काम है क्रेडिट सेल को इनकरेज करना, क्रेडिट सेल को बढ़ावा देना, ताकि सेलर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट सेलर के पास हो जाता है, एक्सेप्टेंस दे देता है परचेजर. तो अब सेलर को कोई डाउट भी नहीं रहता. ठीक है, रिटर्न होने के बाद उसे पैसा मिल ही जाता है, अदरवाइज वो कोर्ट में भी जा सकता है और टाइम पर पैसा ना मिला तो इससे पैसा डूबने का जो रिस्क होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें क्रेडिट सेल की सुविधा प्रदान करता है कस्टमर्स को. जब इंडिया में है बिल ऑफ एक्सचेंज को हम हुंडीज बोलते हैं, हुंडीज बोलते थे पहले. इंडिया में जब बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वेस्टर्न वर्ड्स हैं, वेस्टर्न में इसका यूज किया जाता था, लेकिन अब इंडिया में भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज करने लग गए हैं. इससे पहले हम इसी डॉक्यूमेंट को हुंडीज के नाम से जाना जाता था. तो आप ये याद रखोगे कि पहले इंडिया में किस नाम से इन्हें एक्सेप्टेंस गिवन किया जाता था. तो ये है हमारी हुंडीज. हुंडीज के नाम पे ये किए जाते हैं. अब इंडिया में भी हम हुंडीज की जगह बिल ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं. अब इनको गवर्न कौन करता है, इनको गवर्न करता है हमारा इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ये याद रखोगे. ये जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट्स हैं, हुंडीज हैं, इन सभी को गवर्न करता है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. ये एक्ट आप याद रखोगे, यही बिल ऑफ एक्सचेंज पे लागू होता है. ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेस तैयार करवाया है बिल ऑफ एक्सचेंज का. अब एग्जैक्ट मीनिंग पे चलते हैं. व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में डेफिनेशन दे रखी है बिल ऑफ एक्सचेंज की. ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. बिल्कुल राइटिंग में होता है. सेलर डॉक्यूमेंट पे लिख के देता है सभी चीज़ें, परचेजर भी उस पर अपने साइन करके देता है. तो इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. क्या कह रहे हैं
कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल मीन्स कोई शर्त नहीं होती बिल ऑफ एक्सचेंज में, पेमेंट की कोई शर्त नहीं होती, ठीक है। परचेजर ये नहीं कहेगा कि मैं पेमेंट तब करूंगा जब ये हो जाए, कोई शर्त नहीं होती, अनकंडीशनल होता है। और ये पे किया जाता है, जो परचेजर है वो पे करेगा या तो बिल लिखने वाले को, ठीक है, या फिर जो मेकर है, मेकर जिसे हम बोल रहे हैं बिल लिखने वाला, या तो मेकर को, या मेकर किसी और पर्सन को ऑर्डर दे कि ए व्यक्ति को करना है तो उसको, और या फिर बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज हो, पेमेंट उसे हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम करते हैं इसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, बिल्कुल ये रिटर्न में होना चाहिए। तो क्या होता है, इन राइटिंग, राइटिंग फॉर्म में होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब किससे मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जब जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स में जब हम रिटर्न में एक्सेप्टेंस ले लेते हैं वो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, तो रिटर्न फॉर्म में होता है, बिल्कुल। सेकंड है इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें ऑर्डर दिया जाता है सेलर के द्वारा परचेजर को, कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर फॉर्म में होता है, कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती, और ऑर्डर किस लिए, टू मेक पेमेंट। ऑर्डर किसका दिया, पेमेंट करने का। तो सेकंड फीचर क्या रही हमारी कि ऑर्डर टू मेक पेमेंट। थर्ड है हमारा द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, बिल्कुल जो ऑर्डर होता है अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई शर्त यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। सेल किया है गुड्स को, पेमेंट उसकी देनी है, इस जगह देनी है, इतना अमाउंट देना है, इस व्यक्ति को देना है, सब कुछ पहले ही रिटर्न फॉर्म में है, उसी वे में पेमेंट की जाएगी, कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी, तो अनकंडीशनल होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डिफाइंड, बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट लिखा होना चाहिए, कितना अमाउंट पे करना है, अमाउंट मस्ट बी रिटर्न, मस्ट बी रिटर्न होना चाहिए अमाउंट, कितना अमाउंट पे करना है। तो जो भी अमाउंट है अमाउंट मस्ट बी डिफाइंड। नेक्स्ट है हमारा द डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड, डेट फिक्स होनी चाहिए। डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन पेमेंट करनी है, डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड होनी चाहिए, इस डेट को पेमेंट करनी है, पहले से ही फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, मेकर मीन सेलर, जो इसे बनाएगा वो साइन होने चाहिए, इट साइन बाय द मेकर। देखो मेकर के नाम बता रहे हैं, मेकर बोलो या फिर इसे ड्रोवर बोलो, ठीक है, या फिर इसे सेलर बोलो, मेकर, ड्रोवर और सेलर। सेवंथ है साइन बाय परचेजर या एक्सेप्टर, हम जिसे बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर, या फिर आप बोले इसे परचेजर, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं ये ड्रोवर है और ये होता है आपका ड्रोवी, ड्रोवी बोलते हैं इसे। दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, सेलर के भी, परचेजर के भी, ड्रोवर के भी, ड्रोवी के भी, मेकर के भी, एक्सेप्टर के भी। उसके बाद है द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड। अब हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अगर डेट फिक्स है तो फिक्स डेट पे किया जाएगा, या फिर डिमांड पे भी पे किया जा सकता है।
पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है। पेबल ऑन डिमांड है तो उसमें डेट फिक्स नहीं होगी, जब भी मेकर कहेगा उसी दिन ये पे करना है। ऑन डिमांड यही होता है कि जिस दिन कहा जाए उसी दिन परचेजर को पैसा पे करना होगा, तो ये ऑन डिमांड भी हो सकता है। द अमाउंट इज पेबल आइदर टू द bearer ऑफ द बिल और टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। बिल्कुल, जो पेमेंट की जाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं बाकी, जो भी पेमेंट की जाती है वो पेमेंट किसको की जाती है, या तो पेमेंट की जाती है उसी व्यक्ति को जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, पेबल टू मेकर, ठीक है, या बियरर। बियरर कौन होता है, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, या फिर हम कहें ए स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर, टू हिज ऑर्डर। ये जिस किसी को पे करने का ऑर्डर दे वही व्यक्ति भी, उसको भी पेमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट बियर्स स्टैम्प। बिल्कुल, ये स्टैम्प पेपर पे होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक स्टैम्प पेपर पे होता है। इट बियर स्टैम्प अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट एंड इज ड्राफ्टेड ऑन ए स्टैम्प पेपर। एक स्टैम्प पेपर पे बनाना होता है, और स्टैम्प्ड पेपर हमें कब मिलता है, कोर्ट में, कोर्ट में मिलता है स्टैम्प पेपर। तो हमें ये एक स्टैम्प पेपर पे बनाना होता है जो हमें कोर्ट से मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या रिटन फॉर्म में होता है, एक ऑर्डर होता है फॉर मेक द पेमेंट, अनकंडीशनल होता है, अमाउंट गिवन होता है, डेट गिवन होती है, साइन होते हैं मेकर और एक्सेप्टर्स के द्वारा, पेबल होता है, डिमांड पे भी हो सकता है। पेबल किसको किया जाएगा पेमेंट, या तो मेकर को या बेरर को, या मेकर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफाइड पर्सन को। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। तो ये थे हमारी फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद अभी हमारा जो पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पार्टीज देखते हैं हम, इसमें कौन कौन सी पार्टी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन सी पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है हमारा ड्रोवर, फर्स्ट है हमारा ड्रोवर। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि सेलर को हम ड्रोवर बोलते हैं। ड्रोवर वो पर्सन होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है, तो वो सेलर होता है, ठीक है। मेकर भी हम इसे बोलते हैं और ड्रोवर भी हम इसे बोलते हैं। तो ड्रोवर ही इज द सेलर और क्रेडिटर्स, सेलर और क्रेडिटर्स हो सकता है इंटाइटल टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन, जिससे किसी को पैसा मिलना है। तो भाई ये या तो सेलर होता है या फिर क्रेडिटर्स होता है, सेलर हो सकता है या फिर क्रेडिटर होता है। सेकंड है हमारा ड्रोवी, एक्सेप्टर। अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे ड्रोवी के बारे में। ड्रोवी हमारा कौन होता है, या हम इसे एक्सेप्टर बोले, जो एक्सेप्टेंस देता है। ड्रोवी वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट करनी है, जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है, ये ड्रोवी होता है। एक्सेप्टर ये अपनी एक्सेप्टेंस देता है। जब सेलर डॉक्यूमेंट पे लिख के देगा इस डेट को इतना पैसा इस व्यक्ति को देना है, तो परचेजर कहेगा कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, अपनी सिग्नेचर करेगा, अपनी एक्सेप्टेंस देगा, अपनी स्वीकृति देगा, तो वो व्यक्ति कहलाता है ड्रोवर। और थर्ड जो पर्सन होता है वो होता है आपका पेई। थर्ड जो पर्सन होता है वो होता है आपका पेई। अब देखिए पेई क्या होता है। पेई जिसको अमाउंट रिसीव होना है, नाम के अपोजिट है थोड़ा सा,
पेई मीन्स पे करने वाला नहीं, जिसको अमाउंट रिसीव होगा वो पेई होता है, ठीक है। तो पेई द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड द पेई। अब पेई ड्रॉवर भी हो सकता है, या ड्रॉवर कोई किसी को भी ऑर्डर दे वो व्यक्ति भी हो सकता है, ड्रॉवर भी हो सकता है अगर ड्रॉवर अपने पास ही बिल ऑफ एक्सचेंज रखे या उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर दे कि मेरी जगह इस व्यक्ति को पेमेंट करनी है तो उसी व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। तो देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन कौन सी? फर्स्ट हमारी ड्रॉवर है, सेकंड हमारी ड्रॉवी है, थर्ड हमारी पेई है। तो पेई हम किसे बोल रहे हैं? जिसको अमाउंट रिसीव होना है। तो ये 3 पार्टी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, और वो है हमारा प्रोमिसरी नोट्स। ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज था, अब एक छोटा सा पॉइंट और है, और वो है हमारा प्रोमिसरी नोट्स। बिल्कुल मिलता जुलता ही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम एंट्री करेंगे, लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। जो प्रोमिसरी नोट है, नाम ही बता रहा है, यहाँ प्रोमिस की जाती है आप पैसा पे करने की। अब प्रोमिस कौन करेगा? प्रोमिस परचेजर करेगा। पेमेंट किसे करनी है? परचेजर को करनी है। तो प्रोमिस कौन करेगा? परचेजर करेगा। तो देखिए, समटाइम्स द परचेजर ऑफ द गुड्स purchaser of goods, sometime the purchaser of the goods write a document, sign it, सिग्नेचर कर देगा अपना। अब कौन लिखने वाला? यहाँ पे परचेजर लिखने वाला है, साइन करेगा, एंड गिव इट टू द सेलर ऑफ द गुड्स, और सेलर को दे देगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा? वो प्रोमिस करेगा कि मैं इतना अमाउंट इस व्यक्ति को इस डेट को पे करने का वचन देता हूँ, प्रोमिस करता हूँ। इट इज कॉल्ड ए प्रोमिसरी नोट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन। अब इस पे भी कौन सा एक्ट लागू होता है? इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इस पे भी वही एक्ट लागू होता है। ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। यहाँ पे भी प्रोमिस अनकंडीशनल होती है, कोई कंडीशन नहीं होती। साइन बाय द मेकर। अब मेकर कौन है? परचेजर है। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू डू टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। अब इसकी फीचर्स देखते हैं क्या होती है। फीचर्स में आएगा, ये भी राइटिंग फॉर्म में होता है, मस्ट बी इन राइटिंग। सेकंड फीचर्स क्या हो जाएगी? देयर मस्ट बी ए प्रोमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। एक प्रोमिस की जाती है, इसके अंदर प्रोमिस की जाती है किसके द्वारा? बाय द परचेजर। प्रोमिस टू पे द अमाउंट, पेमेंट की प्रोमिस की जाती है। और थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, द प्रोमिस टू मेक पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल था, ये भी हमारा अनकंडीशनल होना चाहिए। तो देयर आर 3 फीचर ऑफ प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट लिखता कौन है? ध्यान दीजिए, परचेजर लिखता है, इसमें प्रोमिस करता है कि मैं इतना अमाउंट इस डेट को इस व्यक्ति को दूंगा, और ये प्रोमिसरी नोट किसके पास भेज देता है? सेलर के पास भेज देता है। तो ये रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, प्रोमिस होनी चाहिए पे करने की, और अनकंडीशनल होना चाहिए। उसके बाद भी हमारी फीचर्स रहेंगी, लगभग मिलती जुलती हैं। तो फोर्थ हमारी रहेगी कि एक जो अमाउंट है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, अमाउंट रिटर्न होना चाहिए। अमाउंट के बिना तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट होता ही नहीं। उसके बाद साइन होने चाहिए किसके? जो मेकर है। मेकर कौन है? मेकर है हमारा परचेजर। तो मेकर के साइन होने चाहिए, साइंड बाय द मेकर। उसके बाद हमारा है द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन इन इट। पेई का नाम लिखना है। पेई कौन होता है? नेम ऑफ द पेई। पेई होता है वो पर्सन जिसे अमाउंट रिसीव होना है, जिसे अमाउंट रिसीव होना है,
तो ये सेलर होता है हमारा। प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बीरर, बिल्कुल जो प्रोमिसरी नोट है वो बीरर को पेबल नहीं होता। ये थोड़ा सा अंतर है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज से। बीरर को पेमेंट नहीं की जा सकती, नो पेमेंट टू बीरर। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। वैल्यू का मतलब है जितने अमाउंट का होता है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पे स्टैम्प लगानी पड़ती है। तो जितने ज़्यादा वैल्यू का उतनी ज़्यादा का स्टैम्प हमें इस पे होता है। तो ये भी एक स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है प्रोमिसरी नोट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं करेंगे। अब इसमें पार्टी देखते हैं कितनी होती हैं। तो देर आर ओनली 2 पार्टी। अब देखो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज की थी, वहाँ पे हमारी पार्टी थी 3, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल 2 पार्टी होती हैं। तो पार्टीज टू ए प्रोमिसरी नोट, क्योंकि यहाँ पे पे करने वाला ही मेकर है तो यहाँ पे केवल 2 होगा। एक तो आपका पार्टी होगा मेकर, मेकर जिसे हम परचेजर बोल रहे हैं, जो प्रोमिस कर रहा है पे करने की, वही मेकर है, वही लिख रहा है। तो एक तो मेकर पार्टी हुई। दूसरा पेई हो गया। पेई वो पर्सन टू हुम द पेमेंट इज गिवन, जिसे हम पेमेंट देंगे वही पर्सन हमारा क्या हो जाएगा, पेई, जिसको रिसीव होना है, रिसीव्ड अमाउंट। यहाँ पे सेलर भी हो सकता है, सेलर किसी और का नाम अगर उसमें लिख रहा है तो कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसमें ये अंतर भी है कि यहाँ पे पार्टी 3 थी और यहाँ पे पार्टी ओनली 2, मेकर एंड पेई। आगे इन दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस करना है आप सभी को, ठीक है। मीनिंग दोनों के हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे।